वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से जो भी संबंधित है आज हमारा टॉपिक पूरा, आज उसे हम पूरे को इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले है 1857 का जो विद्रोह था, वो सबसे पहला एक सुनियोजित जो है विद्रोह था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, अंग्रेज़ी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारत से। और इसमें जो है सभी लोगों की तो भागीदारी नहीं थी, लेकिन सभी वर्गों की भागीदारी ज़रूर थी। इस विद्रोह के ज़रिए से पुरानी व्यवस्था को बनाने की कोशिश की गई और अंग्रेज़ों को पूरी तरह से भारत से बाहर निकालने के लिए ये स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया गया। तो 1857 के विद्रोह के कारण जो है, कारण क्या क्या थे? 1857 के विद्रोह के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी तरह के कारण थे। तो उसमें से जो अलग अलग हैं, जो राजनीतिक कारण हैं वो इस तरह से हैं, जैसे कि डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत है। आप जानते हैं डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, तो उसके अंतर्गत डलहौजी ने कई भारतीय राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में जो है डिसॉल्व कर लिया था, विलय कर लिया था। दरअसल ऐसा था कि कुछ राज्य ऐसे थे कि जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था और उन्हें जो है गोद लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो इस तरह से उनका विलय कर लिया गया और इस सिद्धांत के अनुसार जो विलय होने वाले राज्य थे वो सबसे पहले सतारा 1848 में किया गया था। उसके बाद जैतपुर और संभलपुर 1849 में, बघाट 1850, उदयपुर ये 1852 में विलय किया गया था, झांसी 1853 में विलय किया गया था, नागपुर है वो 1854 में उसका विलय कर लिया गया था। तो इस तरह से जो राजनीतिक कारण थे, इन्होंने ये देखा भारतीय राजाओं ने कि अब आपका जो राज्य है, जो भी कुछ चीज़ है वो सुरक्षित नहीं है, वो एक के बाद एक करके जो है विलय होता जा रहा है ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत। उसके बाद अवध 1856 में उसका विलय किया गया, लेकिन ये कुशासन के आधार पर विलय किया गया था। यहाँ का शासक है, उसका उत्तराधिकारी था, तो यहाँ पर ये तो चल नहीं सकता था कि भी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के तहत इसे जो है अपने उसमें डिसॉल्व कर लें। तो यहाँ पर डलहौजी ने ये बहाना बनाया कि यहाँ का प्रशासन सही तरीके से नहीं चल रहा है और 1856 में जो है अवध को विलय कर लिया गया था ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर। उसके बाद है दूसरा, सामाजिक और धार्मिक कारण जो है वो क्या थे? सामाजिक कारणों में अंग्रेज़ों द्वारा जाति भेद की भावना थी। अंग्रेज जो भारतीय सैनिक थे या और लोग थे उनका अपमान करते थे। यूरोपियन अधिकारी जो है वो भारतीयों के प्रति बहुत ज़्यादा निर्मम थे, बहुत कठोरता की नीति अपनाते थे। तो इससे भारतीयों में जो है जाति भेद की भावना लेती थी कि एक वरिष्ठ जाति के लोग हैं अंग्रेज, जो इन पर राज करने के लिए भेजे गए हैं। यही चीज़ें उनके दिमाग में थी अंग्रेज़ों के, और इसी से वो जो है भारतीयों के ऊपर बहुत ज़्यादा भेदभाव करते थे, बहुत जुल्म करते थे। और जो न्यायिक व्यवस्था की बात है, तो अगर किसी भारतीय के और अंग्रेज़ के बीच में कोई विवाद होता था तो जो जूरी है उस वक्त अंग्रेज़ों की, जो न्यायिक व्यवस्था थी वो हमेशा से पक्ष लेती रहती थी अंग्रेज़ों का। तो इस तरह से भी भारतीय जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। और धार्मिक कारणों में 1850 का जो धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लाया गया, तो उसमें हिंदू रीति रिवाजों में परिवर्तन किया गया और ये कहा गया कि धार्मिक परिवर्तन से जो कोई पुत्र है तो वो अपने पिता की संपत्ति का जो है भागीदार रहेगा, उसे वंचित नहीं किया जा सकता था। इस कानून का लाभ जो है ईसाई बनने वालों को था। हिंदू मुस्लिम जो अगर कोई ईसाई धर्म अपना ले तो उसे इस कानून के तहत लाभ मिलता था, और दूसरे जो धर्म के मानने वाले हैं उन पर यह कानून लागू नहीं होता था। उसके अलावा ईसाई धर्म प्रचारकों को सुविधाएं भी दी जाती थीं, और ईसाई धर्म अपनाने वाले सैनिकों को पदोन्नति का वचन दिया जाता था कि उनका जो है प्रमोशन कर दिया जाएगा अगर वो ईसाई धर्म को अपना लेते हैं। इस बारे में जो है कुछ जो राइटर हैं उनके भी विचार हैं, जो कंपनी के पदाधिकारी हैं उनके भी विचार हैं। तो इससे भी इस बात की पूरी संभावना थी कि भारतीय लोगों का जो राजनीतिक अस्तित्व है वो तो खतरे में है ही है। एक के बाद एक जो राज्य है वो विलय होता जा रहा है ब्रिटिश साम्राज्य में, अब उनका धर्म भी खतरे में है। जैसे एक मेजर एडवर्ड हैं, उन्होंने कहा था कि भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य जो है वो देश को ईसाई बनाना है, और भारत को ईसाई बनाने की असमर्थता ही समस्त झगड़े का मूल कारण है। लॉर्ड सेफ्टसबरी ने भी ये बात कही थी। और सर सैयद अहमद खां जो उस टाइम सदर अमीन की पदवी पे थे, उन्होंने भी ये कहा कि ऐसा विश्वास किया जाता है
कि सरकार ने धर्म प्रचारक नियुक्त कर रखे हैं और उनका भरण पोषण वो अपने व्यय से करती है। तो ये बात थी कि अंग्रेज़ों का एक जो उद्देश्य था वो भारत को ईसाई बनाना भी था, जिससे कि भारतीयों को लगा कि भाई उनका जो है धर्म, मान सम्मान सभी कुछ खतरे में है। उसके बाद है अगले आर्थिक कारण है। आर्थिक कारण में ये है कि जब बहुत से राज्यों का विलय कर लिया गया ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत, तो उनके जो राजा थे उनके पास जो है आय का, आमदनी का कोई साधन नहीं रहा, ना उनके पास कोई पावर रही, शक्ति रही, और ना ही उनके पास कोई ऐसा टाइटल रहा, कोई ऐसी पदवी भी नहीं रही जिससे कि वो अपना मान सम्मान सुरक्षित रख सकते थे। तो उनके लिए जो है शक्ति और पदवी दोनों चीज़ों से वो वंचित हो गए, और ऊंचे ऊंचे पद जो हैं वो केवल अंग्रेज़ों के लिए ही सुरक्षित रखे जाते थे। भारतीयों को कोई पद नहीं दिया जा सकता था। केवल सूबेदार का पद ऐसा था जहां पर कोई भारतीय पहुंच सकता था, जो सेना में होता था, लेकिन ऊपर के सभी पद जो हैं वो अंग्रेज़ों के लिए ही सुरक्षित थे। उसके बाद 1856 में जब अवध का विलय किया गया तो बहुत से तालुकेदार और भूमिपति जो हैं उनके अधिकारों को छीन लिया गया और उनकी जागीरें जो है जब्त कर ली गई। भूमि कर जो होता था उस टाइम, जो राज्य की आय का, सरकार की आमदनी का मुख्य स्रोत था, वो बहुत ज़्यादा था, किसान उसे दे नहीं सकते थे। तो कृषक वर्ग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी की स्थिति में था, बहुत असंतोष था उच्च भूमि कर के खिलाफ। बम्बई के इनाम कमीशन है, उसने 20,000 से ज़्यादा जागीरों को जब्त कर लिया था। तो इससे भी बहुत बड़ा एक रोष पैदा हुआ कंपनी के खिलाफ, और कंपनी की जो आर्थिक नीति थी और वो भारतीय व्यापार के और उद्योग के विपरीत थी, क्योंकि उन्होंने इस तरह की नीतियाँ अपनाई जिससे कि भारतीय जो बुनकर हैं, जुलाहे हैं, वो अपना काम ना कर सकें। तो इससे दो फायदे हुए कंपनी को। एक तो ये है कि भारतीय लोगों से जो कंपटीशन था इंग्लैंड के मिल मालिकों का बिल्कुल ख़त्म हो गया, और दूसरा भारत का एक बहुत बड़ा बना बनाया बाज़ार जो है उन्हें उपलब्ध हो गया। तो इस तरह से जो बुनकर वगैरह थे उनका काम ख़त्म हुआ, और जो यहाँ के कल्चरल जो एक्टिविटीज़ करने वाले लोग थे, जैसे कि कोई गाने वाला है, कोई नाचने वाला है, संगीतकार वगैरह है, उन सब के भी जब भारतीय राजाओं के और नवाबों के पास कुछ रहा ही नहीं, तो वो उन्हें भी वेतन देने में असमर्थ हो गए। तो इस तरह से जो है उनके पास भी कोई ऐसी स्थिति नहीं रही कि वो कोई दूसरा काम कर सकें। तो जो कृषि आधारित ज़मीन है उस पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ गया। उसके बाद है सैनिक कारण। सैनिक कारण ये हैं कि डलहौजी के आने से पहले भी कई छोटे छोटे सैनिक विद्रोह हो चुके थे। एक तो सबसे बड़ा ये है कि देश से बाहर जाने पर अतिरिक्त भत्ते का ना मिलना था। जो बाहर, जैसे कि 1842 में अफ़गानिस्तान युद्ध हुआ था, तो उसमें जो है सैनिकों को जो बाहर जाने पर जो एक्स्ट्रा उन्हें अलाउंस दिया जाता है वो नहीं मिला था, और सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा भी समाप्त कर दी गई थी 1854 में। जो एक्ट था उसके अनुसार अब हर एक आदमी को अपने घर पत्र भेजने के लिए वो डाक टिकट लेना पड़ता था, तो सैनिकों को भी ये लेना पड़ता था। उससे पहले सैनिक जो है वो निःशुल्क अपने घर पत्र वगैरह भेज सकते थे। देश से बाहर जो सेवा करने वाले लोग थे, सैनिक थे, उनका लोगों ने सामाजिक और धार्मिक बहिष्कार भी कर दिया था। जैसे कि उस वक्त में जो है बहुत ज़्यादा धार्मिक था भारतीय समाज, और ये लोगों में बैठा हुआ था ये बात कि भारत से बाहर सेवा करने वाले जो सैनिक हैं वो धार्मिक मान्यताओं का पालन नहीं कर सकते। जैसे कि जो उच्च जाति के लोग हैं वो किसी निम्न जाति के लोग के हाथ का पानी पीना भी पसंद नहीं करते थे, खाना खाना भी पसंद नहीं करते थे। तो इस तरह से जो है जो देश से बाहर सेवा करने वाले सैनिक थे उनका सामाजिक और धार्मिक बहिष्कार किया गया। इस संबंध में एक सीताराम नाम का सिपाही था, जब वो 1842 में अफ़गानिस्तान युद्ध से वापस लौटा तो वहाँ पर जो है उसे अपने बैरक में भी और गांव में भी जो है जाति बाहर घोषित कर दिया गया कि इसने धार्मिक मान्यताओं का पालन नहीं किया है। तो कंपनी की सेवा में होने की वजह से भी उसे कोई इज्जत नहीं मिली, धर्म और जाति जो है वो ज़्यादा ताकतवर साबित हुई। तो ये भी एक कारण है। और तत्कालिक कारण यह था चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग था, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। 1856 में एक नई जो है राइफ़ल का इस्तेमाल किया गया था, जिसे इनफील्ड राइफ़ल के नाम से जाना जाता है। उससे पहले ब्राउन ब्रेस जो है लोहे वाली बंदूक थी जो कि बहुत भारी होती थी, उसकी जगह इनफील्ड राइफ़ल का प्रयोग किया गया। तो उसमें जो कारतूस जो होता था उस टाइम, गन पाउडर जो होता था जो भरा जाता था उसमें, उसे सीलन से बचाने के लिए उसके ऊपर जो है वो लगाया जाता था।
कागज़, और कागज़ में जो है वो गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। तो ये हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के सिपाहियों के लिए अपमानजनक बात थी, क्योंकि ऐसा उनके धार्मिक विश्वास के अनुसार, धर्म ग्रंथों के अनुसार जो है वो निषिद्ध था कि इन जानवरों का गोश्त वो खा सकते हैं। तो ये तत्कालिक कारण रहा और क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। क्रांतिकारियों ने अगले दिन यानी 11 मई को कब्जा कर लिया दिल्ली पर। उसके बाद क्रांति की शुरुआत हो गई, पूरे उत्तर भारत में क्रांति की शुरुआत हो गई। अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने इसका विद्रोह का नेतृत्व किया, लेकिन सभी लोगों ने जो है बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता माना। उन्हें ही जो है शासक घोषित किया गया भारत का, और उन्हीं के नाम से विद्रोह शुरू हुआ। जहाँ भी जिसने भी विद्रोह शुरू किया तो वो बहादुर शाह जफ़र के नाम पर, यानी अंतिम मुगल बादशाह जो थे उन्हीं के नाम पर विद्रोह शुरू किया गया। विद्रोह के केंद्र और विद्रोही नेता जो हैं वो इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र और जनरल बख्त खां थे। बहादुर शाह जफ़र केवल प्रतीकात्मक नेता थे। विद्रोह को जो कमांड कर रहे थे वो जनरल बख्त खां कमांड कर रहे थे, और सारी पावर उसी में कंसंट्रेट थी। कानपुर में नाना साहब ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। लखनऊ में बेगम हज़रत महल ने, बरेली में खान बहादुर ने, फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह ने, बिहार में कुंवर सिंह ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने और इलाहाबाद में लियाकत अली ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। 1857 के विद्रोह में सबसे पहले जो पतन हुआ है वो दिल्ली का ही पतन हुआ था। 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफ़र को जो है गिरफ्तार कर लिया गया, जो उस वक्त हुमायूं के मकबरे में छिपे हुए थे। बाद में उन पर ट्रायल चलाया गया और उन्हें देश से निर्वासित कर दिया गया, रंगून भेज दिया गया था। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले अधिकांश सैनिक कहाँ से थे, तो ये अवध से थे। ये आया हुआ क्वेश्चन है यूपीपीसीएस में कि सबसे ज़्यादा भाग लेने वाले सैनिक अवध से थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, और भारत का पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही था। तो यहाँ तक तो 1857 के जो एक्ट ये है, रिवोल्ट है, इसके बारे में मुख्य बातें हो गई हैं। अब जो बात है कि 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या रहा, तो इसे हम दो तरह से समझेंगे। एक तो इसके जो परिणाम है उसमें क्या क्या रहा है, दूसरी बात यह है कि इसका क्या परिणाम हुआ है शासन पर और नीतियों पर। तो दोनों को अलग अलग तरह से अब यहाँ समझेंगे हम। 1857 के विद्रोह का परिणाम ये रहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। अब कंपनी का शासन जो है वो ख़त्म कर दिया गया और भारत को जो है सीधे से ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। अब सीधा महारानी ने जो है अपने हाथ में ले लिया भारत का शासन। जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल था उसमें एक भारत मंत्री बनाया गया और उसकी जो सहायता के लिए एक काउंसिल बनाई गई। भारत सचिव का पद जो है वो क्रिएट किया गया और सीधा शासन जो है अब लंदन से या ब्रिटिश जो है क्राउन से चलाया जाने लगा। और भारत में जो ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव था वो वायसराय को बनाया गया। जो गवर्नर जनरल था उसे वायसराय की पदवी दी गई। अब उसका टाइटल जो है वो वायसराय कर दिया गया। 1 नवंबर 1858 को महारानी के घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। कहा कि भाई महारानी ने जो है ये कहा है कि अब हमारी जो भी प्रजा है उसके प्रति क्या घोषणाएं होंगी, उस सारी बातों को जो पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, वो इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो ये मुख्यतः शासन में परिवर्तन हुआ है। शासन सत्ता तो वैसी ही निरंकुश बनी रही, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों को अपनी नीतियां जो हैं वो बदलनी पड़ी भारत के रेस्पेक्ट में। तो अब नीतियों में क्या परिवर्तन हुआ है ये इम्पोर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है। यूपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है, वैसे भी यूपीपीसीएस में भी, और जो लोग बिहार पीसीएस मेंस वगैरह लिख रहे हैं उसमें भी ये इम्पोर्टेंट है कि नीतियों में क्या परिवर्तन हुआ है। तो विद्रोह के लिए कौन जिम्मेदार था? विद्रोह के लिए भारतीय सेना ही जिम्मेदार थी। तो सबसे पहले तो पील कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया। उत्तर भारत में 1:2 का रेशो, बंगाल और मद्रास में 1:3 का रेशो रखा गया यूरोपियन और भारतीय सैनिकों का। ये पील कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। दूसरा ये किया गया कि इसमें जो
इम्पोर्टेंट विभाग थे सेना के, जैसे तोपखाना है, सिग्नल है, वो भारतीयों के हाथ में दिए ही नहीं गए या उनमें भारतीयों की संख्या बहुत कम रखी गई। तीसरा ये किया गया कि सेना में क्षेत्रीयता, प्रादेशिक निष्ठा को बढ़ावा दिया गया ताकि ये लोग राष्ट्रीय भावना से प्रेरित न हो सकें। उसके लिए भारतीय सेना में अलग अलग रेजिमेंट बनाई गई, धर्म और जाति के आधार पर अलग अलग रेजिमेंट बनाई गई, जैसे कि सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है। इस तरह की अलग अलग रेजिमेंट बनाई गई ताकि उनमें एक राष्ट्रीय भावना पैदा ना हो सके, ताकि अंग्रेज़ों को ऐसे 1857 के किसी विद्रोह जैसे दोबारा खतरे का सामना ना करना पड़े। दूसरा, राज्य विलय की नीति जो है उसे पूरी तरह से त्याग दी गई। अब नीति ये बनाई गई कि अगर किसी राज्य में अव्यवस्था है, कुशासन है, तो वहाँ ब्रिटिश रेजिडेंट उसका शासन ले ले, चाहे राजा को गद्दी से उतार दिया जाए, लेकिन राज्य का विलय नहीं किया जाएगा। अब से पहले विलय की नीति थी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा राज्यों का विलय कर लिया था, कई राज्यों का, लॉर्ड डलहौजी ने, लेकिन उसे अब जो है ख़त्म कर दिया गया। और अगला जो है, क्राउन की सेवा का आधार योग्यता निश्चित की गई। महारानी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हमारी प्रजा चाहे किसी भी धर्म, जाति, नस्ल, रंग और समुदाय से हो, वो अपनी योग्यता के आधार पर जिस पद को प्राप्त करने के लिए योग्य है उस पद को प्राप्त कर सकती है। लेकिन ये सिर्फ घोषणा ही बनी रही, इसे व्यवहार में लागू नहीं किया गया। लेकिन सैद्धांतिक रूप से फिर भी ये घोषणा बहुत महत्वपूर्ण थी कि इसमें भेदभाव संबंधी प्रावधान कुछ नहीं था। भारतीय राजाओं को पुत्र गोद लेने की अनुमति दी गई। इसके लिए सनद और प्रमाण पत्र भी दिए गए। लॉर्ड कैनिंग ने इस तरह के 140 प्रमाण पत्र दिए कि भारतीय राजा जो है, अगर वो निसंतान है तो वो अपने उत्तराधिकारी को गोद ले सकते हैं, और उनका जो गोद लिया हुआ पुत्र है उसे राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में ब्रिटिश सरकार जो है वो मान्यता देगी। 1861 का भारत परिषद अधिनियम बनाया गया, जिसमें वायसराय की काउंसिल में 6 से 12 सदस्य और बढ़ा दिए गए, जिनमें कम से कम आधे सदस्य गैर सरकारी होने थे। 1857 के विद्रोह के बारे में एक ये भी तथ्य है कि शासकों और शासितों के बीच तालमेल का ना होना है। यानी भारतीय लोगों की जो शिकायतें थीं वो अंग्रेज़ों तक नहीं पहुंच पाती थीं, जो कि शासक थे। यानी शासित और शासकों के बीच तालमेल का ना होना ही एक इस विद्रोह का कारण था। और इसी तरह के विचार जो है कई लेखकों ने भी व्यक्त किए हैं। सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि शासकों और शासितों के बीच तालमेल का ना होना ही 1857 के विद्रोह का कारण है। उन्होंने ये कहा कि वायसराय की काउंसिल में कुछ भारतीय लोग भी होने चाहिए, भारतीय रिप्रेजेंटेटिव भी होने चाहिए। तो इसके लिए 1861 का भारत परिषद अधिनियम बनाया गया, जिसमें वायसराय की काउंसिल में ये कहा गया कि 6 से 12 मेंबर और बढ़ाए जा सकते हैं। इसमें कम से कम आधे गैर सरकारी होने चाहिए और वो भारतीय लोगों में से ही चुने जाएंगे, ताकि भारतीय जनता के बारे में या भारतीय जो राजा महाराजा हैं उनकी शिकायत जो भी हैं उनकी जानकारी मिलती रहे। और महारानी ने भारतीय राजाओं के मान सम्मान की रक्षा का भी वचन दिया। तो ये 1857 के विद्रोह के बारे में जो मुख्य बातें हैं वो हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि शासन में क्या परिवर्तन हुआ है और नीतियों में क्या परिवर्तन हुआ है, ये दोनों अलग अलग बातें हो गई हैं। अब 1857 के विद्रोह पर कुछ राइटरों के विचार हैं कि क्या ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था या इसका एक सैनिक विद्रोह था, सैनिक स्वरूप था इसका। तो इस पर जो राइटर हैं, जैसे कि अंग्रेज राइटर हैं, वो अलग बात कहेंगे और जो भारतीय राइटर हैं वो अलग बात कहेंगे। तो सब ने अपने अपने अलग अलग विचार इस पर रखे हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था या नहीं था। तो जो भी भारतीय हैं उन्होंने इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह माना है, जैसे कि वी.डी. सावरकर हैं, उन्होंने एक राष्ट्रीय विद्रोह माना है। इसी तरह से एक भारतीय राइटर हैं रमेश चंद्र मजूमदार, उन्होंने ये कहा है कि ये ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। एक बेंजामिन डिज़रेली हैं, ये अंग्रेज राइटर हैं, इन्होंने इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह माना है। इसके अलावा ये जॉन लॉरेंस का ये कहना है कि यदि उनमें एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। ह्यूरोज, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को पराजित किया था, तो उन्होंने उनके बारे में कहा था कि यहाँ वह औरत सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। और L.E.R. रीज के इस कथन से सहमत होना बहुत मुश्किल है कि ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ये तो बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं है, भारत में हमेशा से जो है एक प्राचीन सभ्यता और संस्कृति मौजूद रही है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि भारतीय धर्मांध लोग हैं, उन्होंने
ईसाइयों के विरोध या धर्म पर जो है जिनकी अच्छा धर्म है उनके विरुद्ध विद्रोह किया है, ऐसा नहीं है। भले ही ईसाई अंग्रेज जीत गए हों, लेकिन ईसाई धर्म नहीं जीत पाया। भले ही हिंदू मुसलमान पराजित हो गए हों, लेकिन हिंदू मुस्लिम धर्म जो है वो पराजित नहीं हुए। ये बात सही है कि 1857 के बाद भी यहाँ पर ईसाई प्रशासन या अंग्रेज़ों का प्रशासन वैसे ही चलता रहा, लेकिन ईसाई धर्म प्रचारकों को अपने धर्म को प्रचार करने में बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल सकी। उसके बाद टी.आर. होम्स हैं, इन्होंने कहा है कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था। ये भी बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं है कि भारत में एक सुसभ्य संस्कृति थी, बिल्कुल ये नहीं है कि यहाँ पे बर्बरता थी और ईसाई ही सभ्य थे या अंग्रेज सभ्य थे, ऐसी बात नहीं कही जा सकती। उसके बाद ये एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, इसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जेम्स आउट्रम ने इस तरह के विचार दिए हैं और यह सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, ये कहना है वी.डी. सावरकर का। तो अब ये एक स्वतंत्रता संग्राम था या नहीं था, ये बात अलग अलग जो राष्ट्रवादी लेखक हैं या अंग्रेज लेखक हैं उन्होंने अलग अलग प्रकार से कही है। तो ये कहा जा सकता है कि भले ही इसमें सभी लोगों की भागीदारी ना हो, क्रांतियाँ एक छोटे से वर्ग का काम होता है जिसमें कि ज़्यादातर लोगों की भागीदारी होती भी है और नहीं भी होती। जैसे फ्रांस की क्रांति है, अमेरिका की क्रांति है, उनमें भी यही देखा गया है। लेकिन भारत की क्रांति में भले ही सभी लोगों की भागीदारी ना हो, लेकिन सभी वर्गों की भागीदारी इसमें ज़रूर थी। इसमें सैनिक, किसान, मजदूर, दस्तकार सभी वर्ग इसमें शामिल हुए। तो इस तरह से इसका स्वरूप एक राष्ट्रीय बन जाता है, ये कहना सही होगा। तो ये कह सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या 1857 की क्रांति का उसकी जो शुरुआत हुई वो भले ही एक सैनिक विद्रोह के रूप में हुई, लेकिन इसका अंत एक स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। ये इसके ऊपर जो है विचार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये लंबी हो गई, लेकिन इसमें सारा नहीं कवर हो गया, कई क्वेश्चन आ गए।